गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, लेक्चर 1 होगा। इसी में 2, 3, 4, 5 इस तरह से सीरीज चलेगी जब तक कि ये चैप्टर फिनिश ना हो जाए। ठीक है, आइए तो हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों का। इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन या बेसिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी चैप्टर में आज ही के लेक्चर में पूरी सिनेरियो आपको दिख जाएगी और बहुत ही आसान चैप्टर में करने की कोशिश करूंगा। रियली विल बी एंजॉय। ठीक है, मेरा कमिटमेंट है और कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ये भी मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से। आइए चलिए, आपने पिछली क्लास में बच्चों पढ़ा होगा 8th में, ये चैप्टर 8th में ICSE बोर्ड में भी है, 7th में भी इंट्रोडक्टरी है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें कि इक्वेशन, आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ और जो बच्चे नहीं वहाँ पे समझे होंगे उनको भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल जीरो से लेके चलूँगा। ठीक है, चलिए तो पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये किसका बेटा? ये किसका? ये पॉलिनोमियल्स का आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आइए इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है ये पॉलिनोमियल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं पढ़ना है, वो रहेगा। हमें क्या इसमें पढ़ना है, इस चैप्टर में डिस्कस करना है इसका फैक्टराइजेशन। जो इक्वेशन होंगे पॉलिनोमियल के, जो एक्सप्रेशन होंगे पॉलिनोमियल्स के, उनका फैक्टराइजेशन कैसे करें। फैक्टराइजेशन क्या है आएगा आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है, चलिए तो इस पॉलिनोमियल्स का ये इस चैप्टर में यानी कि 9th में जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइजेशन। सेकंड पढ़ना है हमें कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर्स, इसके रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर्स ऑफ थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, एंड फैक्टर। जो थर्ड इसमें हमें पढ़ना है, इसमें रिकॉल ऑफ आइडेंटिटी। ये पढ़ना नहीं है, इसमें हम अपने से आइडेंटिटी, आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा, उसको रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम रिकॉल करेंगे, रिकॉल आइडेंटिटी। ये आपका चैप्टर का पार्ट नहीं है लेकिन इसका एप्लीकेशन है। और क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ पॉलिनोमियल। हमें डेली लाइफ में पॉलिनोमियल का क्या क्या यूज है। ठीक है, आइए तो आप लोगों ने पिछली क्लास में इसका सिर्फ पॉलिनोमियल्स का ये एक्टिविटी पढ़ा होगा। हमें 9th में इसी पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन पढ़ने हैं, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर्स उसके पढ़ने हैं, रिकॉल करेंगे आइडेंटिटी का, और इसका यूज क्या है डिफरेंट फील्ड में, मैथ में क्या यूज है, फिजिक्स में क्या यूज है, केमिस्ट्री में क्या यूज है, ये देखेंगे। ठीक है ना, आइए तो एक चीज मैं बता दूं, जो ये वाला बेटा पोर्शन है रिमाइंडर थ्योरम का, कोविड जो महामारी है कोविड-19, इसके वजह से आपके सिलेबस से इस सेशन के लिए हटा दिया गया है। लेकिन हम इसको अभी कवर नहीं करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, इस अगले लेक्चर में भी नहीं करेंगे। जब आपका पूरा मैथ का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर जितने कोविड में हटाए गए हैं मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, सबका वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि अगले साल के बच्चों के लिए तो जरूरी है। इस साल सिर्फ आपका एलिमिनेट किया गया है ये वाला हिस्सा। ठीक है, लेकिन हम वीडियो इसका देंगे, अभी नहीं देंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ थोड़ा सा आगे की बात। ठीक है, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, देखते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान से देखो, मेरा एक तरीका है पढ़ाने से कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के जो कंटेंट है, चैप्टर के जो पार्टिसिपेंट हैं, उनको आइडेंटिफाई, उनसे इंट्रोडक्शन कराता हूं आप लोगों से, फिर हम चैप्टर पे हाथ लगाते हैं, फिर ना, ताकि आप चैप्टर पढ़ो तो एंजॉय करो रियली। चलिए तो मैंने कहा कि जरा रिकॉल कर लो, तो फैक्टराइज हम पढ़ाएंगे,
इसको नहीं पढ़ाएंगे, कोविड से एलिमिनेट हो गया है, जरा इसको रिकॉल कर लो पहले, इसका एप्लीकेशन इसमें आएगा, यूज बहुत आएगा। रिकॉल क्या, आइडेंटिटी का कुछ ऐसा ही तो बेटा था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका। और x जैसे मैंने कहा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये देखा था आप लोगों ने 8th में भी, क्या देखा था आप लोगों ने 8th में देखा था, ठीक ना। और इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये भी देखा था आप लोगों ने। एक चीज़ और देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको कैसे किया था, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ये आपका आइडेंटिटी है, इसका एप्लीकेशन इस चैप्टर में आएगा जब मैं एक्सरसाइज 2.1 और आगे वाली एक्सरसाइज कराऊंगा तो, ठीक है। तो इसको जरा रिकॉल कर लीजिए। अब हम चलते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले चैप्टर के कुछ टर्म्स का डिस्कस करने। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, अटेंशन मत मिस करिएगा, अटेंटिव रहिए, मजा आ जाएगा इस चैप्टर में। चलिए मैं मिटाता हूँ। कुछ टर्म्स का हम डिस्कस कर ले बेटा यहाँ पे। तो टर्म्स की स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर के नाम से। मैं बार बार कहता हूँ बेटा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसका जो टॉपिक लिखा हुआ है उसका लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग समझ लोगे तो 50% उस चैप्टर का, उस टॉपिक का विजन आपको क्लियर हो जाएगा। आप सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हो, नहीं तो थियरम की चिंता करते हो, न इसका मीनिंग का। देखो पॉलिनोमियल्स चैप्टर की मीनिंग को पहले समझने चलते हैं बेटा, इसी में सारे टर्म्स मिल जाएंगे। ये मैंने कहा ये पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। ये बेटा पॉलिनोमियल्स में देखो ये दो चीज़ों से बना है, एक इसमें पॉली है, क्या है, एक इसमें पॉली है, और सेकेंड क्या है, सेकेंड इसमें नॉमियल्स है, ठीक है, सेकेंड नॉमियल्स है। तो बेटा पॉली का मतलब होता है मेनी, क्या बोला मैंने, मेनी, और नॉमियल्स का मतलब है टर्म्स। इसका मतलब कि हमें क्या पढ़ना है इसमें, मेनी टर्म्स पढ़ना है। किस चीज का मेनी टर्म्स, एक्सप्रेशन का, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स हो, यानी एक टर्म ना हो। अभी टर्म क्या है भाई, मैंने बेटा कहा कि ये टर्म और क्या है, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन लेंगे जिसमें बहुत सारे टर्म है। तो मैंने कहा कि ये टर्म क्या है सर जी, ये बताओ। तो मैंने कहा कि देखो एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल ले लो बेटा, 5x स्क्वायर। मैंने कहा कुछ भी ले लो, आप चाहे तो बता दो, आप लोगों में से कोई भी बता दो हमें, 5x स्क्वायर प्लस 4x। और देखो मेनी टर्म्स ना, मेनी टर्म्स, थोड़ा मैं इसका बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, और मैंने क्या किया, -7। आओ जरा ध्यान दो बेटा, मैंने इक्वल टू 0 नहीं लिखा। ये क्यों नहीं लिखा, इक्वल टू 0 लिख देंगे तो ये इक्वेशन कहलाएगा। फिर से समझिए, हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन, अभी इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ से मैं इसको हटा दूँ तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये एक्सप्रेशन कहलाएगा, और इसके आगे मैं 0 लिख दूँ तो ये इक्वेशन कहलाएगा। कोई डाउट नहीं। आइए तो हम बात अभी एक्सप्रेशन की करेंगे, ठीक ना। कौन सा एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, थोड़ी देर में वेट कर लीजिए। मैंने कहा कि सर जी ये मेनी टर्म्स, तो ये फिर मैंने कहा, आपने पूछा कि सर ये टर्म वर्म क्या होता है, ये हमें पता नहीं है। मैंने कहा कि मैं बताऊंगा। देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन, इसमें ये एक टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, और एक ए भी टर्म हो गया। फिर से समझिए कि इस चीज का, पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन का ये टर्म की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन के टर्म का, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, यानी कि मैं ऐसे लिखूं टर्म, तो टर्म हमारे बेटा कैसे हो गए, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, और एक हमारा ये टर्म हो गया। क्या हो गया, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म हो गया। बात समझ में आई सर जी, समझ में आई। चलिए तो मैंने कहा कि बेटा यही नहीं छोड़ूंगा आपको, मैं ऐसे मुकाम तक ले जाऊंगा जहां पे आप सोचोगे नहीं, और जहां पे आपको कम चांस है उस टर्म, उस लेवल तक लोग ले जाए, मैं ले चलूंगा आपको। मैंने कहा कि तो टर्म हो गया, मान लिया ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा है, ये फर्स्ट, ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म, ये कौन सा थर्ड है, ये थर्ड टर्म हो गया,
ठीक है। अब देखो इसमें भी निकलेगा, फर्स्ट टर्म को लीडिंग टर्म बोलते हैं। कैसे? एक ट्रेन का इंजन स्टार्टिंग इस एक्सप्रेशन में कहाँ से हुआ? यहाँ से स्टार्टिंग हुआ तो लीड किया, यानी इस एक्सप्रेशन का फ्रंट पहला टर्म ये है, तो इसको बोलते हैं लीडिंग टर्म। क्या बोला मैंने कहा कि इसको बोलेंगे लीडिंग टर्म, LEADING, लीडिंग टर्म। ये मैंने बोला लीडिंग टर्म, ठीक है, ये बोला मैंने लीडिंग टर्म। तो एक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब कहोगे कि सर जी ये टर्म कैसे हो गया? मैं कहूँगा कि टर्म वही है जिसमें x एक वेरिएबल हो, x एक वेरिएबल हो। तो कहोगे सर जी हाँ तो x है नहीं, तो मैंने कहा कि आपने क्लास 6 से लेकर 8 तक पढ़ा होगा, ये x तो नहीं है। आपने एक पढ़ा होगा कि x पे कोई पावर 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये आप लोगों ने पढ़ा था, तो मैं बेटा इस 7 को ऐसे लिख लो, 1 हो गया। 7 की जगह पे इंटू x टू दी पावर में 0 लिख दूं, तो जब x टू दी पावर 0 1 है तो ये 7 इंटू 1 आएगा। ये 7 है तो 7 ही देखो, लेकिन हमारा एक काम हो जाएगा, ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं सक्सेस हो जाऊंगा कि ये भी एक x वाला टर्म ही है। कैसे? देखो मैंने 7 की जगह पे ये 7x टू दी पावर 0 लिख दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे कह रहे हो कि 7 तनहा कांस्टेंट है? नहीं है कांस्टेंट, लेकिन वो भी एक टर्म है। तो पॉलिनोमियल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि 5 पॉलिनोमियल है कि नहीं है, 6 पॉलिनोमियल है कि नहीं है, 0 भी 0 पॉलिनोमियल है। आप देखो ना क्यों x के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये शंका क्लियर हो गई। तो इसलिए ये तनहा नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये भी एक टर्म है, यानी कि जो वेरिएबल जिसके साथ लगा रहेगा वो सब टर्म है। तो सिर्फ 7 है, कांस्टेंट तो है, लेकिन वो टर्म भी है। कैसे टर्म है? ऐसे टर्म है। देखो यहाँ भी मैंने x लगा दिया, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 5x² + 4x - 7x पे 0 लगा दिया मैंने, आ गया ना x पे। तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म हो गया ना टर्म। चलिए ये बात तो आपको क्लियर हो गई बेटा। अब मैं थोड़ा सा मिटा दूं। आइए, ये टर्म थर्ड टर्म है। तो मैंने कहा कि इसमें जो फर्स्ट इंजन है ये है 5x², तो लीडिंग टर्म क्या हो गया? 5x²। ये मिडिल टर्म हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। तो सर जी और कुछ बताओगे? मैंने कहा कि बिल्कुल मैं बताऊंगा। इसमें से अगर मैं लीडिंग टर्म ये हुआ तो लीडिंग टर्म का ये क्या पूरा लीडिंग टर्म, और लीडिंग टर्म का जो ये हिस्सा हुआ 5, ये लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीडिंग कोफिशिएंट। ये लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। लीडिंग टर्म का पहला न्यूमेरिकल पॉइंट लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। देखिए ये लीडिंग 5x² लीडिंग टर्म है, लेकिन लीडिंग टर्म का पहला उसमें भी जो नंबर आएगा वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। और ऐसे ही जो 4 है ये तो कोफिशिएंट है ना। कोफिशिएंट किसका है? x का, ठीक है। और ये बेटा मैंने कहा ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो है, लेकिन जब टर्म की बात करूंगा तो ये भी टर्म है। कोई डाउट? बोलो नहीं, बोलो जल्दी बोलो। चलिए अब देखो बेटा, अब आप कहोगे कि सर जी ये इक्वेशन ऐसे रहता 4x - 7, तब क्या कहते हैं इसमें लीडिंग कहाँ है? मान लिया मैंने लीडिंग टर्म है, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट कहाँ है? तो मैं कहूँ कोई बात नहीं बेटा, कुछ नंबर नहीं होता तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 माना जाता है और ये मल्टीपल रहता है। तो ये 1 हो गया, ये 1 लीडिंग कोफिशिएंट हो गया, ये 1 क्या हो गया? लीडिंग कोफिशिएंट। इस लीडिंग टर्म का 1 लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। ये आपका डाउट क्लियर हो गया? चलिए आइए अब देखो, तो मैंने कहा ये लीडिंग कोफिशिएंट हो गया, ये भी कांस्टेंट, लीडिंग कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट मिड टर्म का, और ये 7 ये भी एक कांस्टेंट हो गया। तो मैं इसको जरा समराइज करूं बेटा, तो समराइज करूं तो क्या अगर मैं कहूं, बहुत ध्यान से देखना, मैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहा हूं। इसमें टर्म, किसी भी इक्वेशन में टर्म, मान लो यही एग्जांपल है, इसमें टर्म कितना हो गया? 3, और मैं को कोफिशिएंट कितना हो गया? लीडिंग तो मैंने एक बताया, ऐसे टोटल कोफिशिएंट कितने हो गए? चलिए तो इसमें अगर मैं बोलूं, अच्छा चलो यही लिख लूं, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट ये कौन है? तो 5 है, ठीक है। टर्म 1 2 3 हो गए, लीडिंग कोफिशिएंट 5 बोलेंगे,
बोलेंगे? चलिए ठीक है। अब एक चीज़ यहीं पे मैं बता दूं, जो ये पावर है, जैसे मैंने कहा ये आपका एग्जांपल लिया 5x² 4x प्लस माइनस 7, 5 ये x माइनस 7 है ना। अब देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपोनेंट। ये क्या है? एक्सपोनेंट। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये फिर एक नाम से जाने जाते हैं, आप पावर भी यूज करते हो जनरली, इसको इंडिसेस भी कह सकते हो, इंडिसेस भी कह सकते हो, एक्सपोनेंट भी कह सकते हो, पावर भी, इंडिसेस भी। ये मैं क्यों टर्म यूज किया यहाँ पे? क्योंकि अभी बात आएगी डिग्री की, अभी मैं डिग्री पे नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यानी कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री भी होती है, अभी उस डिग्री की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि यहाँ पे टर्म 3 हुए, तो लीडिंग कोफिशिएंट इसमें से कौन हुआ? तो 5 लीडिंग कोफिशिएंट, 5 संख्या नहीं, 1 2 3 नहीं, ये पर्टिकुलर 5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये मैंने बताया आपको। आइए जरा इसको अभी होल्ड करते हैं और इसी पे एक चीज बताऊं मैं। चलिए, मैंने कहा कि डिग्री की बात कर ही देते हैं। ये डिग्री क्या होती है बेटा? ये सारे टर्म्स आएंगे, ये सारे बेसिक का पार्ट है बेटा, सारे टर्म्स आएंगे। मैंने कहा सर जी ये डिग्री वोग्री क्या होता है? तो मैंने कहा कि सिंपली तरीका समझो, जितने इसमें वेरिएबल्स हैं, अब वेरिएबल्स अब कहोगे तो कांस्टेंट है, तो मैंने बताया कि कांस्टेंट नहीं है, ये 7x 0 है, तो इसमें x वेरिएबल हो गया ना, हो गया। तो जितने टर्म मैं बोलूँगा, जितने टर्म हैं उतने टर्म का एक्सपोनेंट चेक कर लो। फिर समझो, इसको इक्वेशन को मैं लिखता हूँ 5x² प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, x² प्लस 4x माइनस 7x पे 0 पावर है। क्या पावर है? 0 पावर है, ठीक है। आइए, तो 7x का 0 पावर यानी कि x पे 0 यानी 1, तो बात तो यही हो गई ना। लेकिन हमारा काम बन जाएगा, पढ़ाने का, समझाने वाला मेरा काम हो जाएगा। एक्सपोनेंट इसमें कितना है बेटा? इसमें कितनी डिग्री है? 2। जो पावर होता है वही डिग्री होती है, लेकिन ऐसे नहीं, इसका डिग्री कितनी है? 1, 1 पे 1, ठीक है। मैं कहूँ 2 टू द पावर 1, तो कितना हो जाएगा? 2 ही तो होगा। 1 पावर का कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन यहाँ समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? देखो यहाँ पे कितना है? पावर। मैं कह दूँ पावर, पावर, या मैं कह दूँ एक्सपोनेंट। बड़े ध्यान से समझो, कोई जल्दी नहीं है, धीरे चल रहा हूँ। एक्सपोनेंट देखो, इस टर्म में कितना एक्सपोनेंट है? 2। इस टर्म में कितना एक्सपोनेंट है? 1। इस टर्म में कितना एक्सपोनेंट है? 0। बात समझ में आई? फिर से मैं कहूं कि इस टर्म में, ये टर्म है ना, एक टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एक टर्म में कितने पावर है? 2। कितने पावर इस टर्म में? 1। इसमें कितने? 0। फिर समझो इंडिसेस कहीं क्वेश्चन में दिया हो तो कोई बात नहीं, इसके कितने इंडिसेस? 2। इसके कितने? 1। इसके कितने? 0। ये बात समझ में आई? तो मैंने लिखा, पहले पावर लिख लिया, एक्सपोनेंट बोलो, कुछ ही बोलो। अब किसी एक्सप्रेशन का इसमें हाईएस्ट कितना है? इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है बेटा? ये हाईएस्ट पावर है। तो किसी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट एक्सपोनेंट और हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट इंडिसेस, यही कहलाती है डिग्री। तो मैं ये पूछूं कि बेटा इसमें डिग्री कितनी है? किसकी? इस एक्सप्रेशन की। तो बोलोगे कि ये 2 डिग्री का है, 2 डिग्री है, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा एक और ले लीजिए। चलिए सर, अब x² प्लस 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 2x प्लस 1, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है आपका। तो इसमें कितना है? इसमें 2 पावर है। इस एक्सप्रेशन कितना है? 1 है। इसमें कितना? 1 है। हाईएस्ट कितना है? 2। इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अच्छा, मैं पूछूं कि ये 5 है, ये दिख रहा है नीचे? दिख रहा है नीचे? चलिए मैं मिटा देता हूं। मैं पूछूं कि ये 5 है, ये सिर्फ मैं नंबर 5 लिखा मैंने, इसकी डिग्री कितनी है? आ जाइए, रिफर कर लीजिए इसको। मैंने कहा कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × x⁴, तो ये टर्म बन गया। तो इस टर्म की डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। तो ये बहुत तकलीफ कांस्टेंट आपको देता है, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। डिग्री में कोई भी एक्सप्रेशन लेंगे, उसके सारे पावर को चेक कर लेंगे, जो हाईएस्ट पावर जिस टर्म का होगा वही, यानी पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट टर्म होगा वही उस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। ये बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई। आइए मैं जरा इसको मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए देखो बेटा, हमने देखा कि पोलिनोमियल्स में
टर्म्स की बात किया, कोफिशिएंट की बात किया, कांस्टेंट की बात किया हम लोगों ने, और एक एक्सप्रेशन मैंने लिया जिसमें प्लस है, माइनस है, और 5 और x के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो मल्टीपल है। कोफिशिएंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीपल है। अब देखो जरा हम लोगों ने कौन कौन सा टर्म को पढ़ा। अभी हम लोगों ने क्या क्या टर्म देखा। टर्म हम लोगों ने देखा, यहां पे मैं करता हूं, टर्म हम लोगों ने देखा कांस्टेंट, वेरिएबल देखा हम लोगों ने, एक्सपोनेंट देखा, एक्सपोनेंट्स देखा, और एडिशन देखा। एडिशन मतलब ये एक्सप्रेशन में ऐड रहेगा। सब्ट्रैक्शन भी देखा। फिर समझिए हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन में क्या क्या देखा, क्या क्या मैंने बेसिक में पढ़ाया कि एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें कोफिशिएंट होगा, मल्टीपल होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। देखो इसको देखो, इसमें यही ना है, कोफिशिएंट है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, और वेरिएबल्स भी हैं। वेरिएबल्स क्या है, एक्स। और बेटा मैं क्लियर कर दूं बिल्कुल यहीं से, आप कंफ्यूज रहते हो। 9th में पॉलिनोमियल्स में हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, सिंगल वेरिएबल का। फिर से समझो, इसी एक्सप्रेशन को देखो, 5x² + 4x + 7, इसमें कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। ये कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। फिर से समझो, मैं यहीं लिख दूं क्या, इसी को 5x² + 4y + 7, दोनों में क्या अंतर है, यहाँ सिर्फ x सिंगल वेरिएबल है। और बेटा इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल ये है और y एक अलग वेरिएबल। यहाँ पे कितना है, ये 2 वेरिएबल, कितने हो गए, 2 वेरिएबल, और यहाँ पे सिंगल वेरिएबल। बेटा ये 2 वेरिएबल का क्लास 10th में पढ़ना है, आप कंसर्न हो क्लास 9th में। यही तो मजा है टीचिंग में, बिल्कुल क्लियर करके चलना है, अदरवाइज ढूंढते रहोगे। फिर मैं एक दे दूं, मैंने अभी बात किया, किसकी बात किया, डिग्री की बात किया। मैं एक यहीं पे एक्सप्रेशन दूं, x⁴ y⁴ 2, इसमें डिग्री कितनी होगी, है पॉलिनोमियल भी, डिग्री कितनी होगी ये तो मैंने बताया नहीं और आपने देखा नहीं होगा 9th लेवल पे, इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा इसमें x एक वेरिएबल है, वेरिएबल 1, ये कौन सा है, ये कौन सा है, वेरिएबल 2। हमें सिंगल वेरिएबल सिर्फ x की, जैसे x पे 3 और फिर x पे 2, हमें इस तरह की चीजों को पढ़ना है। अगर ऐसे मैं पूछ दूं कि बेटा इसमें डिग्री कितनी हो गई, तो बेटा ये 3 + 2, ये 5 डिग्री हो गई इस एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो ये वाला अभी आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 9th में नहीं है, क्लास 10th में है। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स का वीडियो अपलोडेड है, बेसिक का, उसको भी पढ़ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। फिर भी इसमें मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। तो ये क्लियर हो गया ना, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है सिंगल वेरिएबल का, हमें इसको नहीं पढ़ना है 9th में, ये 10th में पढ़ना है। तो सिंगल x सर जी y भी आ सकता है क्या, मैंने कहा हाँ, अगर ऐसे हो जाए कि मैं लिखूं 5y² + 4y और -7, ये देखो ये कितने वेरिएबल है, ये भी सिंगल है। देखो यहां भी y है तो यहां भी y ही है, क्या x आया नहीं, ये दो तरह के नहीं है ना, तो ये सिंगल वेरिएबल का है, इसको पढ़ना है। x y दो वेरिएबल अलग अलग हो गए, वो नहीं पढ़ना है, x हो जाए, y हो जाए। मैं कहूँ कि t² लेते हैं, 5t² + 3t - 7, इसको पढ़ना है सर जी, हाँ पढ़ना है 9th में। देखो t ये सिंगल एक ही वेरिएबल है, एक ही नेचर के हैं, ये पढ़ना है। क्लियर हो गया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। आइए अब मैं कुछ चीज़ों पर डिस्कस करूंगा बेटा, कि अब थोड़ा सा अभी बेसिक में ये भी घूमते हैं। आइए अब देखो कैसे मैं डिफिनीशन पॉलिनोमियल का बताऊंगा, मेरी प्रैक्टिस है, डिफिनीशन को पहले नहीं बताता, इतना मैं पहले आपको घुमा दूंगा, आप खुद चिल्लाओगे कि ये डिफिनीशन होनी चाहिए। चलिए मैंने क्या कहा, ये सारे टर्म्स हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया। एक्सपोनेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप देख रहे हो। बेटा अगर ये सब कुछ है, इस तरह का सब कुछ दिख रहा है, यानी कि किसी एक्सप्रेशन में ऐसे सब कुछ दिखेगा, तो वही पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। फिर से समझिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ, डिफाइन करते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सबको लिख दो, कॉम्बिनेशन ऑफ सबको लिख दो, किसका, एक्सपोनेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये दिख रहा है आप लोगों को, एक्सपोनेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट
combination of variables, combination of variables, combination of variables, और combination of addition, combination of subtraction, यानी कि combination of operation, operation of addition, ठीक है, ये हो गया। और मैं कहूं subtraction, combination of subtraction, सब्ट्रैक्शन, और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो मर्जी कहो। एक ये भी हो गया। तो बेटा जगह नहीं मिल रही है, मैं यहां लिख दूं कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। और भी नॉन निगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। क्या? और भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो मैंने क्या कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, combination of this, combination of this, combination of this, combination of this, combination of this are called polynomials। बात समझ में आ गई कि कॉम्बिनेशन ऑफ दिस यानी कि इन सभी को मैंने कंबाइंड किया, सभी को कंबाइंड किया, कंबाइंड करके हमने एक वाया, मैं कहूँ कंबाइंड करके वाया कंबाइंड किया इन सारे चीज़ों को। और मैंने कहा वाया मतलब इस माध्यम से, या मैं कह दूँ इन फॉर्म ऑफ हमने क्या बनाया? हमने क्या बनाया बेटा? ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ऑपरेशन ऑफ एडिशन। मैं बोला सब्ट्रैक्शन, सब जोड़ दो, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, नॉन निगेटिव इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन और नॉन निगेटिव क्यों बोला देखेंगे। नॉन निगेटिव, ये हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। फिर समझ लीजिए कि कंबाइंड किया मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट का लिया मैंने, वेरिएबल्स लिया, और ऑपरेशन ऑफ एडिशन लिया, और सब्ट्रैक्शन लिया, और हाँ जोड़ना हो तो जोड़ दो एक और कांस्टेंट, आप जोड़ दो आपकी मर्जी, कांस्टेंट यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये सबको कॉम्बिनेशन किया और एक किस तरह का शेप दिया, उस शेप में ये सारी चीजें दिख गई कि ऑपरेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी हैं। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, और किसका नॉन निगेटिव इंटीजर्स? किस चीज का? क्या मैं यहाँ पे -2 लिख दूं? उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये इस माइनस की नहीं, ये हमारे एक्सपोनेंट में नहीं। तो ये सारे के सारे को हमने ले लिया, तो ले लिया बेटा, ये दिख रहा है, यही कहलाया, दिख रहा है पॉलिनॉमियल्स, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, यही पॉलिनॉमियल्स है। ये नहीं दिख रहा है? आइए चलिए, तो मैं इधर इसको बोल दूं, ये सब कुछ मिला दिया बेटा, तो क्या बना? पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स देखो, रटना है क्या? कहीं रटना नहीं है। मैंने कहा कि हमने सब चीज़ को कंबाइंड कर दिया। किस चीज़ को? यानी कि एक ऐसा चीज़ लिया जिसमें एक्सपोनेंट भी मैंने शो किया, मैंने वेरिएबल्स किया, मैंने ऑपरेशन भी किया, सब्ट्रैक्शन भी उसमें कंबाइंड किया, इन सब को मिला दिया तो इस शेप में आया, सब्ट्रैक्शन भी दिखाया, मल्टीप्लिकेशन भी दिखाया, ये सब कुछ मिला करके हमारा क्या बना? पॉलिनॉमियल्स बना। ये सब कुछ बना पॉलिनॉमियल। तो डिफिनेशन क्या लिखोगे कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट वाया मतलब किसके माध्यम से? एक्सपोनेंट किसके माध्यम से? वेरिएबल किसके माध्यम से? कोफिशिएंट। वाया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल्स, इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल्स। और पॉलिनॉमियल्स में किस तरह का? सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल्स का पढ़ रहे हैं, x y नहीं है, तो हमें ये पढ़ना है, ठीक है। डबल वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का नहीं पढ़ना है बेटा। अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि इस पॉलिनॉमियल्स का क्या यूज है। इस पॉलिनॉमियल्स का क्या यूज है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और लिखूंगा नहीं, इसको मैं
बोल देता हूँ। पॉलिनॉमियल्स का क्या यूज है? पॉलिनॉमियल्स का साइंस में यूज है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, बहुत सारे जैसे होता है ना कि आज इसका रेट इतना है, उसका रेट इतना है, तो स्टॉक मार्केट में भी इसका यूज होता है। तो इसको डिटेल में नहीं जाना है, मैं बता देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, कैलकुलस जो 12th में आप पढ़ोगे या 11th में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, उसमें यूज है। न्यूमेरिकल, कोई न्यूमेरिकल को एनालिसिस करते हैं कि किससे कौन बड़ा है। मैं बोलूँ कि मेरे फादर की एज 7 ईयर एगो, 7 साल पहले मेरे पिताजी की एज, मेरे पिताजी 7 ईयर, मेरे पिताजी की एज मेरे एज से इतने गुना थी। तो एज तो किसी का नहीं पता है, एज कैसे निकालोगे? तो वेरिएबल्स मानोगे ना कि माना मेरे पिताजी की एज x है, तो उस तरह से करके सॉल्व करेंगे, तो ये पॉलिनॉमियल के ही हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ यूज है। एडवांस मैथ में भी बेटा इसका बड़ा यूज है। एल्जेब्रिक, अभी मैंने एक्सप्रेशन लिखा ना, ये एल्जेब्रिक मैथ में भी पॉलिनॉमियल्स का यूज आपके सामने दिख रहा है। और ज्योमेट्री में भी है। अभी आप 10th में जाओगे तो 2 इक्वेशन लेंगे, 2 एक्सप्रेशन लेंगे, उसको सॉल्व करके और ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ोगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप में भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तो उसमें इसका यूज आएगा। 2 इक्वेशन से सॉल्व करके जीरोज निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे, लोकेट करेंगे एक्स एंड वाई एक्सिस पे। तो ज्योमेट्री में भी यूज आ गया ना, एडवांस मैथ में आ गया ना पॉलिनॉमियल्स का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कुछ बेटा हम वैरायटी लिखेंगे, कुछ मैं पॉलिनॉमियल्स की वैरायटी लिख दूं कि सोचोगे कि यही एक्स में ही पॉलिनॉमियल्स है क्या? नहीं, बहुत सारे पॉलिनॉमियल्स है, मैं लिख देता हूं, उसी को समझा देता हूं। चलिए आइए बेटा, देखो मैंने कहा कुछ वैरायटी मैंने लिखा है, इस वैरायटी में बहुत कुछ है। और पॉलिनॉमियल अगर पढ़ रहे हैं तो नॉन पॉलिनॉमियल को भी जानना बहुत ही जरूरी है। और देखो कैसे, मैंने कहा इस पे जरा ध्यान दो। आप कहो कि सर जी सिर्फ x ले रहे थे, तो मैंने कहा कि कुछ t भी ले लें, u भी ले सकते हो, जो मर्जी, बस टर्म्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। आइए, ये क्या है आप बोलते चलिए। मैं ऐसे रखूं, ये पॉलिनॉमियल ये दिख रहा है बेटा? चलिए आप ऐसे लिखते हैं। चलिए, ये पॉलिनॉमियल है। क्यों है पॉलिनॉमियल? कि इसका एक्सपोनेंट होल नंबर है। फिर समझिए कि एक्सपोनेंट मस्ट बी होल नंबर। पॉलिनॉमियल की पहली कंडीशन क्या होती है कि एक्सपोनेंट मस्ट हैव होल नंबर। इसका मतलब क्या है भाई कि यह होल नंबर है, टर्म है, और यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कितने टर्म का है बेटा? ये भी 2 टर्म का है। ये 4 भी देखो एक टर्म मैंने बना दिया, x⁴ 1 हो जाता है, ये मैंने बताया था। तो ये 2 टर्म का है। तो कभी कभी लड़के सोचते हैं कि 4 कांस्टेंट है, वेरिएबल तो ये है, तो इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म है। नहीं, 2 टर्म है, कांस्टेंट भी एक टर्म है। कैसे मैंने बनाया टर्म, ये देख लो, ठीक है। आओ आप बेटा, ये पॉलिनॉमियल्स है कि नहीं? 2 पॉलिनॉमियल्स है। मैंने बताया था कि 2 × x⁴ लिख दो, पॉलिनॉमियल है, 0 पावर का पॉलिनॉमियल है, 0 डिग्री का पॉलिनॉमियल है। ऐसे ही 4 का भी, वैसे ही -5 का ही है। अब माइनस की कहानी समझ लो बेटा। मैंने कहा कि -5 है ना, तो -5 x⁴ लिख देंगे। ये है टर्म, ये माइनस एक्सपोनेंट में नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव नंबर एक्सपोनेंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने लिख रखा है कि एक्सपोनेंट मस्ट हैव होल नंबर। तो पहचान आसान है। टर्म की पहचान कैसे करोगे कि वेरिएबल है और कांस्टेंट पे वो भी टर्म है। अब देखो कि एक्सपोनेंट इसका यहाँ पे पॉजिटिव है ना, 2 है, 2 यहाँ पे डिग्री देखो तो 2 डिग्री, ये 0 डिग्री, तो ये भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर का पार्ट है कि नहीं है? नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन होल नंबर तो है ना। मेरा लेक्चर फर्स्ट देखना 9th का मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम का, ठीक है। आइए, तो होल नंबर है, इसलिए बेटा ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। ये माइनस इसके लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट पे है। -5 का मतलब कि -1 × 5, तो ये 5 अलग, ये अलग, ठीक है, पॉलिनॉमियल है। अब एक चीज देखो, 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनॉमियल्स। मैंने बताया था ना, ये अगर 0 है, 0 भी है तो ये भी है। देखो ना 0 पॉलिनॉमियल, 0 × x⁴,
जीरो, अगर मैं कहूँ कि जीरो है, पॉलिनॉमियल है कि नहीं है एक्स कर दो, तो जीरो से एक्स में मल्टीपल करोगे कोई बात नहीं, एक्स पे जीरो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जीरो इंटू एक्स पे जीरो कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू जीरो। बात तो ही आ गई, लेकिन पॉलिनॉमियल शेप में तो आ गया ना, इसका जीरो का पॉलिनॉमियल 0 डिग्री हो गई, ठीक है। आइए, ये कंफ्यूजन रहती है बेटा, टर्निंग पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता हूँ, मैं हर रास्ते को दिखाऊंगा, बस चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। आइए अब जरा बेटा जरा ठहरो, तो पॉलिनॉमियल में क्या देखा हम लोगों ने, ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल है, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ए भी पॉलिनॉमियल है, ये मैंने लिख दिया, ए भी पॉलिनॉमियल है और ए भी है, ठीक है। अब जरा इस पे आओ, अब आपने लिखा कि सर जी ये x पे x प्लस 1/x, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा x तो रहेगा ही, 1/x को x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट, या कहीं मुझे जरूरत है, ऐसे लिखा है बेटा, मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करना है, तो मैं 1/x लिख सकता हूं। ये पढ़ चुके होंगे आप 6, 7, 8 में, ICSE बोर्ड में भी है और CBSE बोर्ड में है, ठीक है। आइए, तो ये बात आ गई। तो बेटा जब ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया रहे तो जरा वहां सोचना कि ये तो 1/x है, हम एक विदाउट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करें तो x -1 हो जाएगा। अब देखो x -1 हो गया, इसकी डिग्री -1। क्या पॉलिनॉमियल में डिग्री यानी एक्सपोनेंट माइनस हो सकता है क्या? मैंने क्या लिखा है, एक्सपोनेंट मस्ट हैव होल नंबर, तो क्या -1 होल नंबर है क्या बेटा? -1 होल नंबर नहीं है। और मैंने क्या बोला था कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, ये तो निगेटिव इंटीजर्स हो गए ना, है ना। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ये क्या है? पॉलिनॉमियल आपका, ये पॉलिनॉमियल में ये नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई समझ में। आइए अब जरा सेकंड पे देखते हैं। सेकंड पे देखते हैं कि रूट एक्स, ये क्या है बेटा? रूट एक्स प्लस 3, ये पूरे का नहीं है, रूट एक्स प्लस 3 ऐसा नहीं है, x पे रूट है। आइए, टर्म तो ठीक है भाई, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं +3 × x टू द पावर 0, ठीक है भाई। अब इसको देखो, इसका जरा पावर कैसे करोगे? रूट बेटा, रूट रहता है, कुछ न लिखा हो तो यहां माना जाता है 2, कुछ न लिखा हो तो माना जाता है 2 स्क्वायर रूट, यानी कि या मैं ऐसे रूट में ऐसे यहाँ पे 3 लिख दे, फिर से समझिए, ऐसे रूट हो यहाँ 3 लिख दें, तो इसका मतलब अगर x है यानी कि x का ऐसे 1/3, ये पढ़ चुके होंगे आप लोग, यानी कि क्यूब निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। अगर ऐसे रहे, कुछ न दिया हो, ऐसे रूट है तो ये 2 है, या 2 दे दिया हो तो कोई बात नहीं, x, इसका मतलब कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट, है ना। अगर इसका ब्रैकेट अगर ऐसा यहाँ पे 4th दे दिया x का, तो यानी कि इसका 4th रूट निकालना है, इसका 4th रूट निकालना है। ये आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब बेटा जरा ध्यान से देखो, इसको मैं मिटाऊं। ये कुछ इसके बीच में कुछ दिया है क्या? इसके बीच में नहीं दिया है, इसके बीच में कुछ नहीं दिया है, कोई बात नहीं दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट, इसके बीच में कुछ ना हो तो स्क्वायर रूट माना जाएगा। यानी कि ये एक्सप्रेशन ऐसे बना 1/2 प्लस 3x0, बना कि नहीं बना? ये बना। हमने क्या लिखा है? एक्सपोनेंट मस्ट हैव होल नंबर, एक्सपोनेंट मस्ट हैव होल नंबर। क्या ये 1/2 होल नंबर है? 1/2 होल नंबर है? नहीं है। होल नंबर में तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आते हैं ना, तो ये होल नंबर नहीं है। तो जब ये होल नंबर नहीं है बेटा, एक्सपोनेंट हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इसका मतलब कि ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, नहीं है ना पॉलिनॉमियल। देखो कैसे कैसे पहचानने का तरीका। अब जरा इन पे आ जाओ। मैंने कहा कि इनका क्या हिसाब किताब है, इनका यूं है। देखो अब ये रूट यानी ये बीच में 3 लिखा है और y प्लस y², ठीक है भाई। ये 2 टर्म है, मान लिया भाई। तो सिर्फ टर्म से तो होता नहीं है, हमें तो एक्सपोनेंट भी देखना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हो बेटा? अब ये इसके बीच में 3 है ना, तो क्यूब रूट निकालना है, यानी y का 1/3 निकलेगा और प्लस y²। देखो टर्म तो हो गया, लेकिन ये क्या हो गया? क्या ये होल नंबर है?
नहीं है। जब ये होल नंबर नहीं है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? चलिए, तो आपने क्या देखा कि पॉलिनोमियल में कैसे हो सकते हैं, x भी आ सकता है, t भी आ सकता है, u भी आ सकता है, कोई भी वेरिएबल्स आ सकता है, आपकी मर्जी। अभी और आगे देखेंगे। हाँ, एक्सपोनेंट में ये होल नंबर कंपलसरी है। तो सिंपल सा कोई पूछता है कि बेटा बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो देख लो इनके कि जो एक्सपोनेंट है होल नंबर है कि नहीं है। अगर मैं लिख दूं t+4 तो कोई बात नहीं, यहाँ तो होल नंबर 2 है, वो भी है, सर कुछ नहीं है तो 1 हो गया ना। और यहाँ पे x0 तो इसका कितना हो गया 1 और इसका कितना एक्सपोनेंट 0, तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। ठीक है, तो ये रहा पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन। ठीक है, अब जरा बेटा मैं इसको मिटाता हूं और देखो मैं डिग्री की बात करूंगा, कुछ और अपडेट की बात करूंगा। चलिए बेटा, अब एक चीज देखो, हाउ टू एक्सप्रेस पॉलिनोमियल्स। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन लिखा और अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक है, चलिए मैं कह दूं इसको भूल जाओ, मिटा दो। आओ, ये सिंपल पॉलिनोमियल्स है। एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इक्वेशन को। देखो पॉलिनोमियल्स को है, एक्सपोनेंट ठीक ठाक है, कोई नेगेटिव, कोई विदाउट होल नंबर नहीं है। ये भी देखो होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, सब ये ऑल आर द पॉलिनोमियल। एक्सप्रेस मतलब कि हम इसको कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का भाई एक तरीका है ना। चलिए, तो मैंने कहा कि अभी तक आपके बुक में ऐसे दिया है, इसी पे लिख दूं px इक्वल टू ये पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। पढ़ेंगे कैसे, पॉलिनोमियल्स ऑफ x वेरिएबल। p मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मान लो ये ना लिखूं, तुम x लिख दिया मैंने, तो इससे ये मतलब होगा कि मैं अब लिखने वाला क्या हूं, जो मैं लिखूंगा यहाँ पे वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसमें टर्म होंगे, उसमें वेरिएबल्स होंगे x के रूप में। कैसे होंगे, x के रूप में, यानी कि ऐसे 2x² + 5x - 3। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे x लिखा और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2y² + y - 3? नहीं, यही तो एक्सप्रेशन है लिखने का तरीका कि पॉलिनोमियल ऑफ x का मतलब कि जो यहाँ आएंगे वेरिएबल्स x ही आएंगे। ये भी एक डाउट आपका क्लियर हो गया। तो 2x² + 5x - 3, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन लिखो। आइए, इसको मैंने कैसे लिखा, आप देखो p लिखा आपने, आप चाहो तो q भी लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x यानी x वेरिएबल रहेंगे और a भी है, पॉलिनोमियल q से भी कहीं आपको मिलेगा, लेकिन ये अंदर का है ना वो x ही होना चाहिए, क्योंकि आगे x है या x है, तो समझिए कि x के ही वेरिएबल में आपको एक्सप्रेस करना है पॉलिनोमियल्स को। ये बात समझ में आई? समझ में आ गई। अब देखो, इसको p ही जरूरी नहीं लिखना, x लिखोगे तो x में मिलेंगे, x लिखेंगे तो x में मिलेंगे। यहाँ पे q आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन बीच में y लिखना। पॉलिनोमियल ऑफ u, पॉलिनोमियल r ऑफ u y है ना, y, इस सब y में अंदर का ब्रैकेट का है, वो ये इंडिकेट करता है कि जो मेरा एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल कौन है, y, इसमें वेरिएबल कौन है, x में x। ये बात समझ में आई? अब कहो कि सर कुछ और भी किसी न किसी बुक में आपको देखने को मिल सकता है, इसको कहीं कहीं एस भी लिखते हैं, लेकिन ये एस है, एक्सप्रेशन किस चीज का है, u वेरिएबल का है। क्या लिखा मैंने कि पॉलिनोमियल इन किस वेरिएबल में, वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u। ये सारे के सारे वैरायटी है किसके, पॉलिनोमियल के।
तो एक्स एक्स तो रखने की बात है, आपकी बुक में एक्स एक्स दिया रहेगा, एग्जाम में नहीं। ऐसे भी हो सकते हैं वाई, हाँ बस ये रहना चाहिए कि वाई है तो वाई ही सब जगह रहे या कांस्टेंट रहे, यू है तो यू रहे या कांस्टेंट रहे। अगर ऐसे हो जाए बेटा, मान लो ये एक्स क्यू है, या इसी को ले लो एक वाई क्यू हो और यहाँ पे एक्स प्लस 1 इसी को ले लो, क्या ये पॉलिनॉमियल सिंगल वेरिएबल का है? पॉलिनॉमियल है, एकदम सही है, लेकिन सिंगल वेरिएबल का नहीं है, डबल वेरिएबल है। देखो एक एक्स है तो एक वाई है, ये आपको 10th में पढ़ना है, लेकिन पॉलिनॉमियल है। चलिए एकदम पोस्टमार्टम कर देना है इस चैप्टर को, ये कहीं से डाउट न रहे, 10 साल बाद भी आप ना भूलो। आइए, तो ये रहा, क्या रहा कि हाउ टू एक्सप्रेस पॉलिनॉमियल, इसको मुझे एक्सप्रेस करना है तो क्या लिखेंगे, जो मैंने लिख रखा है ये हो जाएगा पॉलिनॉमियल ऑफ पी, पी लिख दूं, क्यू लिख दूं, आर लिख दूं, एस लिख दूं, ये इसमें कोई मतलब नहीं है, अंदर क्या लिखना है एक्स ही लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई, बोलिए। ऐसे ही डिनोट करेंगे, एक्स से ज़्यादा ही वेरिएबल होंगे बेटा तो ऐसे ही पी एक्स ही लिखेंगे। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन आया कि यहाँ वेरिएबल एक ही है, एक से ज़्यादा, यानी कि 2x² प्लस 5y माइनस 3, ऐसे दो वेरिएबल आ जाए तो भी p लिखेंगे, लेकिन p में 2 वेरिएबल हो जाएंगे, एक्स एंड वाई का, एक्स एंड वाई का, यानी x ही वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, एक्स वाई है ना। चलिए 2 वेरिएबल का ये इंडिकेट करता है कि आपका वेरिएबल किस तरह का है, x है तो वेरिएबल x है, y है तो वेरिएबल y है। आइए तो चलिए अब हम बेटा पढ़ेंगे कि पॉलिनॉमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनॉमियल मैंने लिखा कि बेटा कि सर 3 ही टर्म हो सकते हैं क्या? नहीं, 100, 300, 1000 जितने सोच सकते हो उतने पॉलिनॉमियल्स के टर्म बना सकते हो। कैसे? तो उस इनफाइनाइट टर्म भी हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट टर्म को कैसे एक्सप्रेस करेंगे देख लो। मैंने कहा कि सर जी एक बताओ, मैंने कहा चलो 160 का लेते हैं, तो कैसे बनाएंगे? इसी तरह से रहेगा जैसे मैं कहूँ कि x 160, 1x60 से स्टार्ट करेंगे, प्लस उस x तो रहेगा क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, यानी px है, ये हमारा px है, यानी सिर्फ x ही टर्म आएंगे, प्लस x पे 159, एक एक माइनस होता जाएगा ना। देखिए ये 2 एक्सपोनेंट है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, है ना, यहाँ पे 0 हो गया। तो ऐसे ही डाउनफॉल ऐसे लिख देंगे x 158, तो बेटा ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में क्या आएगा आप जरा सोच के बताओ। लास्ट में ऐसे आ जाएगा, जो अंतिम x वाला आएगा x² x पे आकर लुढ़क जाएगा और फिर 1 पे आके सिमट जाएगा। देखो इसी तरह के आ जाएंगे। लास्ट में ये करते करते एक्सपोनेंट छोटा होते होते स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 के टर्म में आकर के हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इनफाइनाइट आप 2000 से स्टार्ट कर दो ना, आप 2000 से स्टार्ट करो तो एक एक माइनस होता जाएगा, लास्ट में आते आते ऐसे ही बन जाएगा, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत? तो मैं बोलूँ कि ये पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल है, कितने टर्म का है? बड़ा ध्यान से बताना सोच के आप लोग, ये पॉलिनॉमियल कितने टर्म का है बेटा? नहीं 160 का नहीं है, ये प्लस लास्ट में 1 आ गया ना, तो 161 का पॉलिनॉमियल है। ये पॉलिनॉमियल कितना है, कितने टर्म का है? पॉलिनॉमियल ऑफ 161 टर्म की बात करूंगा तो 161 टर्म है, यानी कि अगर 160 का टर्म बनाना है तो आपका 160 से स्टार्ट करेंगे 161 पे, क्योंकि प्लस 1 लास्ट में कांस्टेंट लेना है ना, कांस्टेंट तो यूं ही लेते हैं ना। तो अगर मैं 160 टर्म का नहीं है, ये 161 टर्म का पॉलिनॉमियल्स है, ठीक है ना? कोई डाउट? बोलो। जैसे x 160 है तो डायरेक्ट जंप करके x2 प्लस x1 उस तरह से तो वो पॉलिनॉमियल नहीं कह सकते? हाँ है ना, तो डैश डैश मैंने दिया है ना, तो डैश डैश का मतलब कि ऐसे 57, 56, 55 करते करते कितना लिखोगे? ये तो मैंने समझाने का तरीका कि इनफाइनाइट भी हो सकता है, सिर्फ यही नहीं हो सकते हैं 3 टर्म 4 टर्म, ऐसे ही नहीं, इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन लास्ट में आएगा इनफाइनाइट, लास्ट में आएगा वो किसी न किसी कांस्टेंट इसी शेप में आके गिर जाएगा, लेकिन वो इनफाइनाइट आपको पता ही नहीं क्या हो सकता है, लेकिन एक इमेजिनेशन है ना, कि कांस्टेंट जरूर होगा, तो ऐसे ही होगा। ये बात समझ आ गई? चलिए अब मैं बात करूंगा बेटा कि टाइप्स ऑफ टर्म। देखो कैसे मैं चैप्टर के हार्ट पे हाथ रख रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना।
अभी तक देखा हम लोगों ने इसके बेसिक, इसके टर्म्स की बात की। अब पढ़ेंगे जो चैप्टर दिया है पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल्स कितने तरह के हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चार्ट ड्रा करूँगा। अब मैं ये सबको मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए बेटा, अब टाइप्स ऑफ टर्म देखते हैं। अब थोड़ा मैं समराइज करूं कि कितने तरह के टर्म हो सकते हैं। तो टर्म में मोनोटर्म, मोनोनॉमियल, पॉलिनोमियल के कितने टर्म, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं है, फिर से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, टाइप्स ऑफ टर्म है। तो टाइप्स ऑफ टर्म फिर समझ लीजिए, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ा रहे हैं, टाइप ऑफ टर्म एकदम क्लियर करके चलना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं। टाइप ऑफ टर्म में मोनोनॉमियल्स, मोनो का मतलब होता है वन। तो मैंने कहा कि मोनोनॉमियल, मोनोनॉमियल ये मोनोनॉमियल्स के शेप में भी आ सकते हैं, और ये बाइनॉमियल, बाइनॉमियल भी हो सकते हैं, बाइनॉमियल्स हो सकता है। और एक और हो सकता है ट्राइनॉमियल, ट्राइनॉमियल्स। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म हो, कितने एक टर्म हो। तो एक टर्म का मतलब यानी कि इसका मतलब हुआ वन टर्म, वन टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, टू टर्म। किसमें टू टर्म, एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन क्या है बता चुका हूं अभी। इसमें कितना आ जाएगा बता, थ्री टर्म। ये कितना हो गया, थ्री टर्म। सर जी ये क्या है, मैंने पढ़ाया है, फिर देख लो। एक टर्म का मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन होगा, एक टर्म है ना, इसमें मैं +1 लिख दूं, इसी को मैं लिख दूं 2x + 1, वन टर्म टू टर्म। कैसे, ये भी टर्म है, इसको x⁴ लिख सकते हो, ठीक है। तो टू टर्म का। इसी तरह से मैं थ्री टर्म कब ले लूं, मैंने कहा कि x² + x + 1। देखिए ये थ्री टर्म हो गया ना, 1 2 3। कांस्टेंट में टर्म है, कई बार मैंने बताया, एक टर्म हो गया। तो वन टर्म में क्या वैरायटी, इसमें कुछ और वैरायटी चाहो तो लिख लो, बहुत बड़ा डिस्कस किया। मैंने कहा कि y⁴ 9 - 1 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो ना 9 होल नंबर है, कोई बात नहीं है। और टर्म कितने इसमें बेटा, टू टर्म, बाई का मतलब टू, तो वन टर्म ये वन टर्म। इस शेप में भी पॉलिनोमियल आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक्स के फॉर्म में हो, है ना। कैसे कोई डाउट, आप कहोगे कि सर ऐसे भी। मैंने कहा कि u15 - u, मैंने कहा कि कुछ u⁵ जो मर्जी ले लो, तो u15 - u², ये भी पॉलिनोमियल। देखो ये वन टर्म, ये वन टर्म, है ना, ये वन टर्म और वन टर्म। तो बाइनॉमियल है, दो टर्म है ना, यानी कि वन टर्म होंगे तो ऐसे, टू टर्म में ऐसे एक्सप्रेशन होंगे, और थ्री टर्म में ऐसे एक्सप्रेशन। सर जी कुछ रूट वगैरह का भी ले लो, सिर्फ सिंपल चलता है। मैंने कहा कि ले लो भाई, √2 और x बाहर है, √2 के बाहर x से ध्यान रखना, √2x + x + 1 ले लो, ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे एक स्क्वायर का ले लो ना, ऐसे, ठीक है। एक चीज और बेटा यहां पे मैं बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे रहे 2x² + x + 1 = 0, या 0 हटा दो, एक्सप्रेशन ही लिखो कि पहले हायर डिग्री ये 0, कि ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, x + 1 + 2x², ये भी तो है। आपको एग्जाम में अरेंज करना है, एग्जाम में धोखा मिल सकता है ऐसे। आप सोचोगे यार मैं कैसे सॉल्व करूं यार, इसमें तो मैंने तो पढ़ा था ऐसे कि पहले हायर डिग्री तब लोअर डिग्री देन लोअर डिग्री, ऐसे तो है ना, है, देखो ना ध्यान से। आप अरेंज करेंगे हायर डिग्री से लोअर डिग्री, आप पहले 2x² को यहाँ लिखेंगे, देन x देन 1, आपको अरेंज करना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि ऐसा भी लिख सकते हैं, y⁴ + y3 - 1, ये भी एक एक्सप्रेशन है, क्या दिक्कत है भाई, हम अरेंज कर लेंगे। नहीं, पहले मैं ऐसे लिख दूँ, y⁴ + y⁴ - 1, तो हम, ठीक है। चलिए, तो बेटा आप ऐसे भी इसको अरेंज कर सकते हो, और इसको अरेंज करके लिख सकते हो ऐसे। अब देखो एक और कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि y3 है, y4 है तो y3 है, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेरिएबल होते ही रहना चाहिए क्या, ऐसा नहीं है, नहीं भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि y4 + y + 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कोई जरूरी नहीं है कि y4 है तो यहाँ पर y3 होगा, y2 होगा, y1 होगा, y0 होगा,
कहो सर जी तो एल्जेब्रिक इक्वेशन तो आपने बताया था, उसमें क्या होगा? तो मैं अभी बताऊंगा। चलो यहीं पे थोड़ा हिंट कर दूं। मैंने कहा कि y4 है तो 3 है, ध्यान से देखो कैसे 3 है, y4 प्लस मैं कहूं कि y3 इंटू 0 प्लस y2 इंटू 0 प्लस y है, y तो एक पावर का तो है, देखो आप है, यानी कि आप चाहो तो एक्सप्रेशन पे फिट कर सकते हो जीरो लगा करके, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन था कि इसी तरह से सारे डिग्री होनी चाहिए, सारे एक्सपोनेंट हो गए, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो 4 के बाद 3 नहीं है, लेकिन ये गलत इक्वेशन, एक्सप्रेशन गलत नहीं है, इसके आगे 0 0 होगा, यानी कि y3 अपने से देख लो इंटू 0 कर दो, y का 2 पावर 0 कर दो, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा और आपका एक्सप्रेशन भी हो गया, है ना। तो कोई ढूंढना मत कि y4 है तो 3 कहाँ है या फिर गलत है, ऐसा नहीं है। 2 है तो 1 कहाँ है, 1 नहीं भी हो सकता है, आप तो आर्टिफिशियली 1 बना सकते हो, इमेजिनरी बना सकते हो, अभी देखेंगे जस्ट आगे, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका कि टाइप्स ऑफ टर्म नॉट पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे कि अब इसी पे मैं पढ़ा देता हूँ कि जो टाइप ऑफ टर्म है इसमें डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। तो डिग्री के लिए एक मैं बड़ा सा डिग्री के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया था कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो हायर एक्सपोनेंट होता है वो उस एक्सप्रेशन का डिग्री होती है। चलिए मैं बड़ा सा लिखता हूँ एग्जाम्पल, आइए मैं लिखूँ कि 3x पर 8, मैं लिखूँ 3x पर 8 प्लस 2x पे 7 प्लस x स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें आपको डिग्री फाइंड करना है। तो मैंने बताया था ना डिग्री के लिए कि यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, 0 है ना, 0 बना लिया आपने। तो हायर जितने टर्म्स हैं उस टर्म के हायर एक्सपोनेंट यानी वेरिएबल्स के हायर एक्सपोनेंट कितने हैं, सबसे ज़्यादा देखो इसमें 8 है, 7 है, थर्ड में 2 टर्म्स है और इसमें 0 डिग्री, इसमें हायर कितना है 8, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 8, है ना। तो ये सिंपल सी बात है। जैसे मैं पूछूं इसमें डिग्री कितनी होगी इस एक्सप्रेशन की, तो 15, देखो हायर इसका एक्सपोनेंट वेरिएबल्स का 15 है तो इसका डिग्री 15 हो गई, ठीक है। चलिए तो इसमें आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे और जो कांस्टेंट हैं जितने हैं वो कांस्टेंट को आप डिग्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटू x टू द पावर 0 लिख करके। तो कांस्टेंट की भी डिग्री कितनी होती है, 0, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है बेटा। अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट पे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। मैं मिटाता हूँ इस सबको कि जो टाइप ऑफ टर्म था अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कंफ्यूजन दूर हो गया, वो टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स था, अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुत इजी है और बहुत मजेदार है। लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, क्या मैंने बोला, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फिर समझिए लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक। इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, 4 तरह के पॉलिनोमियल हो सकते हैं और भी हो सकता है। यहां पर मैं लिख दूं एक्सेट्रा। आपको जो पढ़ना है बेटा ये सिर्फ इससे पढ़ना है, आपको पढ़ना है यहाँ पे इससे पढ़ना है, लेकिन हम बता दे रहे हैं सारे। अब एक वर्ड आया है लीनियर का मतलब होता है 1, क्वाड्रेटिक का मतलब है 2। फिर समझिए डिग्री देखा जाए तो लीनियर का, अब डिग्री पढ़ लिया हो तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2। इसका मतलब कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें हायर सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट 2 ही होगा। क्यूबिक मतलब 3 होता है तो इसका 3। बाई क्वाड्रेटिक, बाई अलग क्वाड्रेटिक कितना होता है 2 और बाई का मतलब ये 2, तो समझ लो कि 2 × 2 यानी कि 4। इसका मतलब हुआ कि बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी हो गई 4। ऐसे ही 5, 6 बना लो, ठीक है। आपको जो कंसर्न है मैक्सिमम इतने से कंसर्न है, इतने से, और इसमें भी कंसर्न किससे है, इतने से, क्योंकि आप सिंगल टर्म के पढ़ रहे हैं ना, यानी कि एक्स स्क्वायर की बात नहीं करेंगे। फिर समझिए मैं लिख दूं एक एक्सप्रेशन मैं लिखता हूं जिससे मैं लिखूं 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, x टू द पावर 0 लिख देंगे तो हायर डिग्री कितनी है 2
2। तो अगर कहीं लिखा होगा कि ये क्वाड्रेटिक शब्द लिखा होगा वर्ड, तो समझ जाएंगे कि उस ऐसा कोई एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक होगा जिसकी हायर डिग्री 2 होगी, यानी x स्क्वायर से वो स्टार्ट होगा। देखिए इसमें 2 है ना, इसका मतलब इस पे ये बैठेगा। अब लिनियर की बात करेंगे, क्यूबिक की बात करेंगे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, ठीक है। आइए, तो डिग्री इसमें लिनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, 3, 4। ये सर जी पहले मैंने क्यों लिख दिया? मैंने लिखा कि पहले, बोलिए, इसमें टर्म की क्वांटिटी वैरी नहीं करती ना, डिग्री में टर्म की क्वांटिटी नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। डिग्री में टर्म की क्वांटिटी वेरी नहीं करती। एक्सपोनेंट, डिग्री में एक्सपोनेंट किसका एक्सपोनेंट? वेरिएबल का एक्सपोनेंट, ठीक है। चलिए आइए, तो आप देखिए ये डिग्री मैंने लिखा, ये हमने रिजल्ट पहले दिया, क्वेश्चन इसके बाद देता हूं, इसलिए कि समझना आसान आपको हो जाए। लीनियर में, लीनियर का मतलब होता है एक वेरिएबल का। जैसे मैं लिखूं एग्जाम्पल, यहां पर लिखता हूं एग्जाम्पल, लीनियर के एग्जाम्पल 2x + 1। देखो इसकी डिग्री कितनी है? 1, और इसकी डिग्री कितनी है? 1 की 0। ये हुआ ना। हायर डिग्री कितनी है? 1, तो लीनियर की डिग्री 1, यानी कि कहीं लीनियर 1 डिग्री का लिखा होगा तो इक्वेशन ऐसे समझेंगे। सिर्फ कुछ ना लिखा होगा 1 डिग्री का इक्वेशन बताओ, तो 1 डिग्री का इक्वेशन x से शुरू होगा, x स्क्वायर से नहीं। अब देखो क्वाड्रेटिक में बोला कि क्वाड्रेटिक का कोई इक्वेशन बताओ, तो मैंने लिख दिया कि 5 - y²। सर ये y बाद में क्यों लिखो? कोई बात नहीं यार, y² - y² + 5 लिख दूं, या मैं एक अलग से एग्जांपल ले लूं y² + 2 लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? आपको अरेंज करना ही करना है, हायर डिग्री टू लोअर डिग्री, ठीक है। आइए, तो ये देखो इसमें 2 डिग्री, इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट कितना है? इसका यानी x इंटू कर देंगे 0, तो हायर डिग्री कितना है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब, क्यूबिक का मतलब 3। ये 3 क्या है? 3 मतलब जो एक्सप्रेशन बनाएंगे उसका हायर डिग्री 3 होगा, यानी x³ 2x² ऐसे शुरू होगा, यानी x³ से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का स्टार्टिंग 2x से, x से होती है। 2 कोफिशिएंट है, चाहे जो लग जाए उससे क्या फर्क पड़ता। आइए सर जी एक और बताइए, मैं लिख दूं √2y + 1। अब देखिए ये क्या हो गया? ये रूट इसके ऊपर नहीं है, ये √y नहीं है बेटा। क्या आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि इसका रूट निकल जाएगा, तो ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सर मैंने ये लिखा ही नहीं, √2 अलग से है, इंटू है यहाँ पे, y फ्रेश है, y का एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए, x का एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। ये मैंने समझाया था आपको। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, आप लोग घबराना मत, कॉन्सेप्ट देना हमें जरूरी है। तो मैंने कहा कि ये हो गया। सर जी इसको और लिख दें, मैंने कहा कि चलो ये y + 1 लिख दूं, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका एक्सपोनेंट इसका भी 1, और इसका x कर दो 0। हायर डिग्री कितना है? 1। तो यानी लिनियर में कोई भी इक्वेशन स्टार्ट होगा y से चाहे x से, स्क्वायर से नहीं होगा, ऐसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। आइए सर जी कुछ इसका क्वाड्रेटिक और बता दीजिए, तो मैंने कहा लिख लो 5y² + y लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, या 4y लिख लो, 5y लिख लो, बस क्वाड्रेटिक का मतलब 2, यानी कि कोई इक्वेशन स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक में तो एक्सपोनेंट उसका 2 से स्टार्ट होगा। ये एग्जांपल हो गया। क्यूबिक का ले लो सर जी, कितना लेंगे आप? लेते चलो क्यूबिक का मैंने कहा 4x³, ये भी पॉलिनोमियल है क्यूबिक का। अगर मैं इसी कहूँ एक और ले लूँ 2x³ + 1, ये 2 टर्म का एक 1 टर्म का हो गया, ये 2 टर्म का, इसकी हायर डिग्री देखो 0, 3 और 0 का कितना 3, यानी कि क्यूबिक का डिग्री 3। यानी कि मैं ये कहूँ कि अगर क्यूबिक का कोई इक्वेशन बनाना हो तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? x का एक्सपोनेंट 3 से, 2x3, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंट x3 से ही स्टार्टिंग होगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ऐसे ही कुछ भी ले सकते हो, कितना मैं एग्जांपल बताऊं, ठीक ना। अब मैं आता हूं जगह पे बेटा, एक बड़ा सा इस पे लिखता हूं, मैं लिख दूं 2x, इससे मैंने लिखा 2x² + 3x की उल्टा लिखता हूं। देखो पहले x² और 3x पर मैंने जानबूझ के लिखा है ना, +6x + 7। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्वाड्रेटिक है कि नहीं? है। आप देखो ना, ये 1 है, यहाँ पे 0 है, हायर डिग्री कितनी है? 3 है, तो ये क्यूबिक है, हायर डिग्री 3 तो क्यूबिक। स्टार्टिंग ये इक्वेशन कहाँ से होगा? x के क्यूब से, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो x का क्यूब कहोगे सर जी ये तो आपने x² से स्टार्ट कर दिया है। हमने कहा कि बेटा जरा देखो ध्यान से,
आपको अरेंज करना है, पूरा पढ़ो। इसमें एक्स क्यूब दिख रहा है ना, तो आप ऐसे इसको अरेंज कर लोगे, हायर डिग्री वाले को क्यूब, फिर लोअर डिग्री 2x² प्लस उसके बाद लोअर डिग्री x1 प्लस 7 हो गया ना। यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर कहीं कोई बोल दे कि बना दो तो कुछ भी बना देना, लेकिन एक्स क्यूब से ही स्टार्ट होगा। डिग्री हायर देखो इसमें कितनी है, 3 है, तो ये क्यूबिक का 3। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक 4 का ऐसे हो जाएगा, इसी को ले लो 3x4 प्लस 2x3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 7, देखो 4 3, तो ये उल्टा पुल्टा भी लिखा रहेगा, आपको ढूंढ के अरेंज कर लेना है। मेरा बताने का मतलब क्या है कि जहां बाई क्वाड्रेटिक बोला, कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ बेटा, तो आप कुछ भी बना लो एग्जाम्पल, बस 4 से स्टार्ट होना चाहिए। अब बेटा जो इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे ये करनी है, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, इसको मिटा दूं, थोड़ा मुझे जगह चाहिए। अब देखो मैंने उल्टा पढ़ाना शुरू किया। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ये समझने की चीज़ है जिससे आप इक्वेशन बनाते हो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैं कहूँगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी इक्वेशन हो उस इक्वेशन को आप फिट कर सकते हो। यानी कि लीनियर का एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होगा, देखो ये 2 ही टर्म है ना, सब जगह 2 टर्म दिखेंगे, सब जगह 2 टर्म दिखेंगे। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया था ना, ये ठीक है। तो आप देखो, आप ax प्लस bx, नहीं लीनियर का ना, तो ax प्लस bx नहीं लिखेंगे, ax प्लस b लिखेंगे, ठीक ना। क्यों ऐसा मैंने किया, bx क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम आपको 9th में पढ़ा रहे हैं सिंगल वेरिएबल का, सिंगल टर्म का। देखो ना, सिंगल टर्म की बात कर रहे हैं, बात सुना, सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स के नहीं, वो 10th में पढ़ेंगे। तो ये कांस्टेंट हो गया, एक ये वेरिएबल और ये तो कांस्टेंट हो गया। तो इस शेप में ये सारे के सारे ये दिखेंगे, इस शेप में सारे के सारे दिखेंगे, ठीक है। आइए अब इसमें देखिए, इसका एल्जेब्रिक ax प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक का आपका ये हो गया, ठीक है, सॉरी ax², क्वाड्रेटिक है ना, ax², ठीक है। आइए और ऐसे ही बेटा आपको दिखेंगे क्यूबिक का कैसे दिखेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस ad। देखो टर्म, देखो एक टर्म bx, एक टर्म हो गया लीनियर का, ये 2 टर्म क्वाड्रेटिक है ना, हाँ, तो ये इस शेप में देखेंगे आपको, और ये इसका देखेगा पॉलिनोमियल का एल्जेब्रिक ये टर्म से, हाँ आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। चलिए आइए अब जरा फिर एक बार मैं समअप करूं बाई का लेकर के, ठीक है बेटा। तो इसमें क्यूबिक में देखो ऐसे आप, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी पैटर्न पे ये सारे इनके इक्वेशन फिट रहते हैं। देखो 3x³ तो ax³, 2x² bx², cx तो 6x कांस्टेंट, और ये 7 कांस्टेंट है तो d कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये 4th में भी आप कर सकते हो, 4th को 4 टाइम्स कर लोगे, कैसे, यहीं मैं लिख देता हूँ ax4 प्लस b कोफिशिएंट है, अभी बताऊंगा मैं, bx3 प्लस cx2 प्लस dx प्लस अब एक कांस्टेंट e, ठीक है, e लिया। देखो आप 4 3 2 ये 1 और यहाँ पे कॉपी इसका 0, ठीक है ना। ऐसे 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 0, आगे बात ना, आगे बात। इसमें देखो क्वाड्रेटिक में ये 2 1 0 आगे ना, ये एल्जेब्रिक इनका एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये लास्ट है। अब देखो यहाँ पे बेटा a की वैल्यू जो हमारा ABC है वो किसी बुक में जैसे लिखा ABC, इसमें है, इसमें क्या है AB, और यहाँ पे है ABC कांस्टेंट है ना ABC, और यहाँ पे है ABC और D, यहाँ पे है ABCDNE, ये चीज़ है ना। ये सारे के सारे कांस्टेंट होने चाहिए। कहीं कहीं कांस्टेंट वर्ड लिखा है, कहीं कहीं कोफिशिएंट। देखो मैंने कहा था ना ये सारे कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट ये तो कांस्टेंट है, लेकिन किसी बुक में सबको कांस्टेंट ही लिख दिया है ABCD को, उसे कंफ्यूज नहीं होना है, कांस्टेंट भी कह सकते हो। बेसिकली ये देखो कांस्टेंट यहाँ पे D है, ये कोफिशिएंट हो गए, ये दोनों कोफिशिएंट हो गए, और ये कोफिशिएंट 1 हो गया,
है ना। तो कोफिशिएंट भी फिक्स होता है, इसलिए कांस्टेंट वर्ड लिख दिया है। ये दिख नहीं रहा क्या, ABCD, इसमें क्या हो गया, ये दिख रहा है ABCD, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट हो गए और ये कांस्टेंट। कहीं कहीं बुक में AB, ABC, ABCD, ABCDE सारे के सारे कोफिशिएंट ही लिख दिए गए हैं, तो कोई उसे घबराने की बात नहीं। मेरा काम है आपका कन्फ्यूजन दूर करना। एक जो मार्के की बात यहाँ पे है बेटा, कि यहाँ पे ABCD तो कांस्टेंट ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इसमें से A मस्ट नॉट बी 0। मैं ध्यान रखना, ये दिख रहा है ये डल हो गया है, A मस्ट नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैं बताऊंगा क्यों। आप किसी भी एक्सप्रेशन पे देख लो, ये किसी भी एक्सप्रेशन पे देख लो, चाहे न्यूमेरिकली चाहे इस अलजेब्रिकली। बेटा आप सोचो जरा, मैं इसको लेता हूं, चलो ABC 0 नहीं होना चाहिए। मैं ABC मतलब कोफिशिएंट, ये 5 कोफिशिएंट है ना बेटा। अगर मैं 5 को 0 लिख दूं और y स्क्वायर कर दूं और प्लस y, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा? नहीं बनेगा। 0 इंटू ये 0 हो जाएगा प्लस y, सिर्फ 1 बच गया। और क्वाड्रेटिक में क्या होना चाहिए, कितने होने चाहिए, एक्सपोनेंट 2। इसीलिए कहा गया है कि सब में A 0 नहीं होना चाहिए। अब आइए इसको ले लीजिए, ये मान लीजिए ये कोफिशिएंट है, ये A की जगह पे है ना, ये तो मैंने कहा कि ये कोफिशिएंट है तो A की जगह पे है। A को अगर मैं 0 कर दूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आप देखो 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, सिर्फ 1 हो जाएगा। तो क्या लीनियर बनेगा? नहीं बनेगा, स्टार्टिंग ही हमारा 0 हो जाएगा। किसी भी लीनियर में जो पहला है उसी से तो लीनियर की पहचान है। क्वाड्रेटिक में जो एक्सप्रेशन x स्क्वायर में A लगा है उसी से तो पता चलता है कि क्वाड्रेटिक है। और यही वाला अगर 0 हो जाए, सिर्फ bx प्लस c हो जाए, तो ये क्वाड्रेटिक तो होगा नहीं, वो तो लीनियर में आ जाएगा। फिर से समझिए, अगर मान लो इस इक्वेशन में, अगर इस इक्वेशन को ले लीजिए या एक्सप्रेशन में लीजिए, A 0 कर दूं मैं, A 0 मतलब एक कांस्टेंट को 0 कर दूं। अगर ये 2 की जगह पे 0 हो जाए तो Ax तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टर्म क्या हो गया बेटा, 0 इंटू 0, ये हो गया 0 बटा लड्डू। अब बच गया A, ये बच गया, ये बच गया ना, सॉरी ए मतलब कि पहला एक्सप्रेशन में AX क्यूब ना, तो ये हमारा ये होना चाहिए, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, ये गलत बोल दिया। A मतलब AX क्यूब, तो क्यूब वाला यानी कि इसको मैं 0 कर दूं तो 0 इंटू एक्स क्यूब, ये तो 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। अब हमारा टर्म क्या बच गया, अब ये क्यूब टर्म हो गया, एक क्यूब ही हट गया, तो इस एक्सप्रेशन का यही हट गया। अगर यही हटा दिया तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा? नहीं आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो क्यूबिक की स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, एक्स क्यूब से, और एक्स क्यूब ही 0 हो गया ड्यू टू A इक्वल टू 0। इसलिए लिखा गया कि ABCD जितने हैं उसमें से A 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये नहीं लिखा गया है कि B 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। B 0 हो जाए कोई बात नहीं, देखो ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैं आपको समझाता हूँ कि B 0 हो जाए तो क्या दिक्कत होगी। अगर मैं कहूँ कि A 0 ना हो, B को मैं 0 कर दूँ, आइए पोस्टमार्टम कर दूंगा इसका आज, B 0। चलिए मैं ये एक्स क्यूब था ना, समझ। अब मान लीजिए इसी एग्जांपल को लेते हैं, चाहे किसी को ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए, छोटा है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। मैंने कहा कि A 0 ना और B 0 हो जाए, कोई बात नहीं, तो AX स्क्वायर प्लस B 0 कर दें कोफिशिएंट को, 0 इंटू एक्स प्लस C। ये क्या बना, AX स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया प्लस C, कोई बात नहीं। मैं तो कहता ही हूं कि सिर्फ 2 टर्म दिए हो, बीच का नहीं है, तो 0 इंटू लिख सकते हैं इसको। तो मैं चाहूं तो ऐसा क्वेश्चन में नहीं होता है, देखो यहाँ पे तो 2 ही टर्म है, इसको 2 ही टर्म है ना, या यहाँ पे देखो आप तो बीच का मिसिंग बना सकते हो। मैंने कहा कि कहीं कहीं ऐसे लिख दिया हो, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो बीच में मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसे इस एक्सप्रेशन पे फिट करने के लिए इस पे 2x स्क्वायर प्लस B प्लस इस कोफिशिएंट को 0 इंटू एक्स प्लस 1। देखो एक्स स्क्वायर यानी कि ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक इसका एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक 0। आप देखो इस पे आ गया कि नहीं, एक क्वाड्रेटिक हो गया ना। तो बीच के टर्म CDE मिस हो जाए, 0 हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके नेचर पे, है ना।
लेकिन पहला टर्म अगर जीरो हो गया तो उसकी आइडेंटिटी लीनियर की पहले टर्म से है, क्वाड्रेटिक का एक्सपोनेंट 2 होना चाहिए, ये पहले टर्म से है और a इसी में है, और क्यूबिक का आइडेंटिटी पहले टर्म से है और a इसी में है, और बाई क्वाड्रेटिक का पहला टर्म x4 से है और a इसी में है, तो a ही जीरो हो जाएगा। तो बाकी जो बच जाएंगे वो 3 से स्टार्ट होंगे, तो 3 बाई में ना आकर के क्यूब में आ जाएगा। अगर क्यूबिक का मैं पहले टर्म को जीरो कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से शुरू हो जाएगा, वो तो क्वाड्रेटिक में आ गया। मैं एक्स स्क्वायर में a को जीरो कर दूं, ये खत्म हो गया, b x से शुरू हुआ, ये तो लीनियर में आ जाएगा, हो गया ना। तो इसीलिए कहा गया है कि a मस्ट नॉट बी, ए हमेशा ए जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, और बी जीरो हो जाए तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, सी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मैंने समझाया है ना बेटा, समझाया मैंने। अब इसको एक्सप्रेशन चाहे जितना बड़ा लिखना हो लिख सकते हो, एन टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो जैसे ये जो एक्सप्रेशन है ये और भी लंबा जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, ए एन एक्स एन, ए एन माइनस 1 एक्स माइनस 1, ये बताऊंगा लेक्चर 2 में, ठीक है बेटा। अभी फिर एक बार सम कर दूं, हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ये टर्म क्या है, टर्म में भी देखा था कि लीडिंग टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, एडिशन क्या है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखा, टाइप ऑफ टर्म्स देखा था हम लोगों ने, और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा हम लोगों ने, इस तरह के हैं। तो बेटा जो इम्पॉर्टेंट है ना, आपके एल्जेब्रिक इक्वेशन ही इम्पॉर्टेंट है, इसी पैटर्न पे ये हमें दिखता है। बात समझ में आई? तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो लेक्चर 2 दूंगा, इसमें एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।